हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड एसेंटियल्स ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप। ठीक है, यानी कि एक आइडियल पार्टनरशिप के क्या क्या मूल्य तत्व होते हैं, क्या क्या ज़रूरी होती है किसी पार्टनरशिप को बेहतर करने के लिए। ठीक है, एक अच्छे पार्टनरशिप की क्या पहचान होती है, फिर पार्टनर्स क्या फर्म के अंदर क्या राइट्स होता है, उनका क्या ड्यूटीज़ है, इन सारे चीज़ों को हमने पार्टनरशिप का वीडियो नंबर 2 देख लिया है। उससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 में यानी कि पार्टनरशिप का वीडियो का पार्ट 1 जो था उसमें आपने देखा था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। ठीक है, यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, यानी कि व्हाट इज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस हमारा पार्टनरशिप का पार्ट 1 वीडियो एंड पार्ट 2 वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं कि आखिर पार्टनरशिप डीड होता क्या है। ठीक है, देखिए, अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स परटेनिंग टू द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, नहीं देखिए ये क्या होता क्या है कि पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये क्या होता है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट बनता है, जो समझौता होता है। ठीक है, उस यानी कि पार्टनर्स का राइट्स और ड्यूटीज इन सारे चीज़ों के बारे में दिया गया रहता है। ठीक है, वहाँ लिखा गया रहता है, समझे। फिर दिया है इट मे बी रिटन और ओरल, यानी कि ये जो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ये ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। ठीक है, बट ड्यू टू अनसर्टेनिटी इट मस्ट बी रिटन, यानी कि कभी कभी देखिए होता क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड आप रिटेन नहीं रखे हैं, ओरल रखे हैं, यानी कि साझेदारों पार्टनरशिप डीड मीन्स देखिए सिंपल लैंग्वेज में आप देखेंगे, सिंपल वर्ड कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है कि बिजनेस को कैसे चलाना है। ठीक है, बिजनेस को कैसे रनअप करना है ये सभी पार्टनर्स के बीच में डिसाइड होता है। ठीक है, एक समझौता होता है, बातचीत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टनर्स के बीच जो भी मशवरा होता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो क्या होता है, वो रिटेन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। बट यहाँ हम क्या करते हैं कि अगर रिटेन डीड हो, यानी जो भी एग्रीमेंट बना, जो भी सहमति हुई साझेदारों के बीच, पार्टनर्स के बीच, तो हम क्या करेंगे उसको अगर रिटेन रूप से रखेंगे तो बेहतर होता है। ठीक है, ताकि अगर फ्यूचर में किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाए पार्टनर्स के बीच और कोई पार्टनर्स किसी भी पॉइंट को लेकर के, किसी भी मदों को लेकर के अगर डिसएग्री हो गया यानी कि असहमति जता रहा है, तो फिर वहाँ साझेदारों के बीच यानी कि सभी पार्टनर्स के बीच क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। ठीक है, उनकी जो बिहेवियर है वो बदलेगा, तो इस सारे वहाँ फिर क्या होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम राइज होंगे। तो उन प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते रहते हैं, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप डीड रिटेन होना बेहतर माना जाता है, सही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए पार्टनर्स के बीच कोई प्रॉब्लम हो गया, समझे, पार्टनर लोगों के बीच किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है और मान चलिए फिर फ्यूचर में वो लोग क्या किया कि अपने बात पर एग्री नहीं हुए। जैसे मानते हैं ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, और इसमें से क्या होता है, ए ने बिजनेस को रनअप कर रहा है, बी और सी बिजनेस के में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ए रनअप कर रहा है, बिजनेस को चला रहा है। ठीक है, बट जब इन लोगों को ईयर के लास्ट में प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का प्रॉफिट अर्निंग हुआ। ठीक है, 50,000 का प्रॉफिट अर्निंग हुआ,
तो अब ये लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये अपने एग्रीड रेशियो में करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इन लोगों का एग्रीड रेशियो है 2:3। ठीक है, 2:3 इन लोगों का एग्रीड रेशियो है। लेकिन अब बाद में क्या हो रहा है कि ये बिजनेस को रन अप किया है, यानी कि बिजनेस के लिए काम कर रहा है, बी और सी बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहे। तो अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये क्या कहेगा कि चलिए हमें प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए या फिर आप हमें सैलरी दीजिए, क्योंकि हमने बिजनेस को रन अप किया, हमने बिजनेस को चलाया है, बिजनेस के सारे काम हमने किया। तो फिर हम जब एक्स्ट्रा वर्क किए, आप लोग वर्क नहीं किए बिजनेस के लिए, तो फिर आपसे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट चाहिए। या फिर अगर प्रॉफिट आप नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि हमें सैलरी दीजिए, ये ऐसा डिमांड कर सकता है। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये बिजनेस को रन अप कर रहा है तो उसका ये हक बनता है, ये उसको राइट्स, मतलब हम व्यवहारिक रूप से देखें, देखिए ये एक किसी सिस्टमेटिक या किसी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, हम अगर प्रैक्टिकली देखते हैं, व्यवहारिक रूप से देखते हैं तो क्या होगा कि ये बिजनेस के लिए काम किया, बी एंड सी नहीं किए तो ए को एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए। ठीक है, ये डिमांड कर सकता है या नहीं। तो देखिए बाबू, अगर ये इसके लिए डिमांड करता है कि नहीं मुझे सैलरी चाहिए या एक प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए आप लोगों से, और बी सी कह रहे हैं नहीं आपको सैलरी कहाँ से मिलेगा, हम नहीं देंगे आपको सैलरी, क्योंकि आप तो पहले ऐसा कुछ अपना मतलब प्रावधान नहीं लाए थे, कोई प्रोविज़न नहीं था। हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट किए तो आपकी सैलरी देने की चर्चा वहाँ नहीं किया गया था, सैलरी के लिए कोई बात नहीं हुई थी, तो आपको सैलरी कैसा नहीं दिया जाएगा सैलरी। और प्रॉफिट क्या किया जाएगा कि एग्रीड रेशियो जो है बस उसी में बांटेंगे। तो अब फिर ए कहेगा नहीं मुझे चाहिए और बी सी कहेंगे नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सभी पार्टनर्स के बीच क्या कहते हैं, जो उन लोगों का एक दूसरे पर जो फेथ है वो खत्म होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, समझे। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम रिटेन एग्रीमेंट बनाएंगे। ठीक है, ताकि अगर फ्यूचर में ए अगर ऐसा क्लेम करता है, ऐसा अपना दावा करता है, तो बी और सी कहेंगे ना कि भाई जब देखिए एग्रीमेंट बना हुआ है ना, उस समय तो आप नहीं बोले थे, तो जब आप पहले नहीं बोले तो अब जो एग्रीमेंट है उसी को फॉलो कीजिए। समझ में आया? यानी कि उनको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटेन होना चाहिए। समझे बच्चों? चलिए अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, कौन कौन से चीज पॉइंट्स का डिटेल या हम वहाँ लिख करके रखते हैं। ठीक है, किन चीज़ों को व्याख्या किया जाता है, आखिर पार्टनरशिप डीड में होता क्या है। ठीक है, यानी देखिए कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड का कौन कौन से कंटेंट्स हैं, क्या क्या होता है आखिर पार्टनरशिप, समझे। तो देखिए क्या क्या होगा पार्टनरशिप का कंटेंट्स, यानी कि पार्टनरशिप साझेदारी संलेख का तत्व या साझेदारी संलेख में सम्मिलित कौन कौन से चीज़ें होते हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिए बाबू, क्या होगा, क्या कर रहा है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म का क्या रहता है, उसमें नेम रहता है, एड्रेस रहता है, एंड इट्स मेन बिजनेस, और फर्म का बिजनेस क्या होगा उसका भी चर्चा यहाँ किया जाता है, लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेकेंड पॉइंट, नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टनर्स, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म में उनका नेम, उनका एड्रेस और वो क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका पेशा क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उसको हम यहाँ क्या करते हैं, डिटेल में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। ठीक है, क्या है बाबू, द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर कैपिटल के रूप में कितना अमाउंट बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई साझेदार के द्वारा पूंजी कितना लगाया गया है। ठीक है, उसको भी यहाँ लिख करके रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ड्रॉइंग्स एंड एडवांस लोन, यानी कि
देखिए कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एडवांस लोन, ठीक है, उसका रेट क्या होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है तो किस रेट से करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो किस रेट से चार्ज करेंगे, और अगर कोई पार्टनर्स फर्म को एडवांस लोन दिया है, ठीक है, एडवांस पैसा दिया है, तो उस अमाउंट पर हम किस रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है, उसका ये सब लिखा होना चाहिए। उसके बाद है रेम्युनरेशन पेबल टू पार्टनर्स, ठीक है, रेम्युनरेशन मतलब पारिश्रमिक, मेहनताना उसको कहते हैं, यानी कि जो कोई काम करता है पार्टनर्स उसको क्या किया जाएगा, रेम्युनरेशन, यानी काम करने के बदले पैसा दिया जाएगा या नहीं। जैसे क्या दिया, सैलरी एंड कमीशन, ठीक है, यानी कि किसी पार्टनर्स को कि कौन कौन पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन और कितना देना है उसका भी डिटेल होना चाहिए। उसके बाद क्या है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि साझेदारों के बीच प्रॉफिट को किस तरह से शेयर किया जाएगा, किस रेशियो में शेयर किया जाएगा, ये डिसाइड होना चाहिए। समझ में आया बाबू। उसके बाद क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस का डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी बिजनेस किस डेट को शुरू हुआ है और बिजनेस का ड्यूरेशन क्या होगा, कितने दिन के लिए बिजनेस किया जा रहा है, ठीक है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितने ईयर्स के लिए, वो सारे डिटेल यहाँ दिया जाता है, समझे। नेक्स्ट है द अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर फॉर ड्राइंग एंड द टाइमिंग ऑफ सच ड्राइंग्स, ठीक है, क्या है, द अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर फॉर ड्राइंग्स एंड द टाइमिंग ऑफ सच ड्राइंग्स, ठीक है, यानी कि देखिए ड्राइंग्स क्या कहते हैं, कोई पार्टनर्स फर्म से अगर कैश क्या करता है या अमाउंट विड्रॉ करता है, ठीक है, यानी कि अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज है, ठीक है, और पार्टनर अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, इट इज कॉल्ड ड्राइंग ऑफ पार्टनर, ठीक है, यानी कि जब कोई पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से यानी कि फर्म से अमाउंट निकालता है, ठीक है, अमाउंट लेता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर, ठीक है, यानी कि आप पार्टनर्स को कितना अमाउंट अलाउ किया जाएगा ड्राइंग के लिए, ठीक है, यानी कि एक पार्टनर्स को ड्राइंग के लिए कितना अमाउंट अलाउ किया जाएगा, कितना दिया जाएगा, एंड द टाइमिंग ऑफ सच ड्राइंग, और उस ड्राइंग का टाइम क्या होगा, उसका समय क्या होगा, यानी कि कब कब वो ड्राइंग कर सकता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्या है, द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि पार्टनर्स लोगों का राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज वो सभी पार्टनर्स का ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट द प्रोसीड्यूर्स ऑफ द प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, यानी कि द प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड, यानी कि कौन से तरीका को, कौन से प्रोसीड्यूर को फॉलो किया जाएगा जब इन द केस ऑफ, यानी कि जब कोई पार्टनर्स का एडमिशन होगा या कोई पार्टनर रिटायर करता है या किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब किसी साझेदार की फर्म में प्रवेश करे या फर्म से रिटायर करता है या बाय द वे किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ हम कौन से नियम को, कौन से तरीका को अपनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, यानी कि फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। अब जानते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से लेकर के कहाँ तक होता है, 31 मार्च तक, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट ईयर, यहाँ ईयर चेंज हो, जैसे 1 अप्रैल 2020 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 31 मार्च 2021, ठीक है। ये इसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर, और एक होता है कैलेंडर ईयर, 1 जनवरी 2020 टू 31 दिसंबर 2020, ठीक है, तो इसको कहते हैं कैलेंडर ईयर। तो अब यहाँ अकाउंटिंग ईयर फर्म किसको फ्लो करेगी, अकाउंटिंग ईयर को, ठीक
ठीक है, या कैलेंडर ईयर को। ये देखिए कंपनी के अंदर होता है कि नहीं, सभी कंपनी अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करेगी, यानी कि 31 मार्च को ही अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। बट पार्टनरशिप में ये लोग स्वतंत्र होते हैं, जो चाहेंगे इसमें से अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, द प्रोसीड्यूर्स टू बी फॉलोड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमोंग द पार्टनर्स। ठीक है, क्या है बाबू, द प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमोंग द पार्टनर, यानी कि साझेदारों के बीच किसी तरह के लेन देन को सेटलमेंट करने के लिए, उनके हिसाब किताब को निपटारा करने के लिए, ठीक है, कौन से तरीका को अपनाया जाएगा। उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड दियर ऑडिट्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एंड दियर ऑडिट, समझे, यानी कि बिजनेस में जो अकाउंट, फर्म का जो अकाउंट्स मेंटेन किया जाएगा वो किस तरीक़ा से अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, उसको कैसे बनाया जाएगा, और फिर उसकी ऑडिट कैसे की जाएगी, उसकी जांच कैसे की जाएगी, ठीक है, या कौन करेगा, समझे। फिर है प्रोसीड्यूर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, प्रोसीड्यूर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर फर्म को जब हम डिसोल्यूशन करते हैं, जब फर्म एंड होता है, ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो वहाँ हम कौन से तरीका अपनाएंगे, ठीक है, यानी कि फर्म के विघटन का क्या तरीका होगा। द मेथड बाई विच गुडविल इज टू बी वैल्यूड एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड एट ज्वाइनिंग, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी कि देखिए क्या दिया है, द मेथड बाई विच गुडविल इज टू बी वैल्यूड, यानी कि कौन सी मेथड से गुडविल का हम वैल्यूएशन करेंगे, उसका मूल्यांकन, यानी कि गुडविल का मूल्यांकन किन विधि से करेंगे, कौन सी मेथड से करेंगे, ठीक है, एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड एट ज्वाइनिंग, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है, यानी फर्म में ज्वाइनिंग करता है, मतलब एडमिशन के टाइम, ठीक है, कोई रिटायर होता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को किस तरह से रिवैल्यूड करेंगे, यानी कि उनका पुनर्मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, यानी कि यहाँ पार्टनर्स के बीच जो पार्टनरशिप क्रिएट हो रहा है, जो हम तैयार कर रहे हैं, वो कितने दिनों के लिए होगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, ठीक है, उसको भी हम पार्टनरशिप डीड में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने, क्या कहते हैं, आपने इस वीडियो में क्या सीखा, पार्टनरशिप डीड क्या होता है और वहाँ क्या क्या चीज़ें रहती है, ठीक है, हम पार्टनरशिप में किन किन पॉइंट्स को रखते हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ों को हम लिखते हैं, ये सारे आपने इस वीडियो में देखा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में, ठीक है, वहाँ पार्टनरशिप एक्ट 1932 को देखेंगे कि आखिर ये क्या होता है और उसके क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है, यानी कि ये तो हो गया जनरल रूल, ठीक है, जो पार्टनरशिप डीड में हम रखते हैं। बट कभी कभी ये भी होता है कि पार्टनरशिप में, ठीक है, ऐसे इसका क्या नियम है, क्या रूल क्या बना है, यानी कि सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कौन कौन से नियम लगाया गया है, कौन कौन से इसके लिए कानून बना हुआ है, उन लॉ को हम देखेंगे, ठीक है, और फिर वहाँ देखेंगे कि अगर किसी देखिए एक चीज़ और अब मैं आपको बता दूँ कि पार्टनरशिप डीड जो है वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए अनिवार्य नहीं होता, कंपलसरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप डीड बना करके रखिए। अगर फर्म चाह रही है तो नहीं बनाएगी, उसके पास नहीं रहेगा पार्टनरशिप डीड, अपना बिजनेस ऐसे ही कर लेगी, समझे। तो अब यहाँ ये भी है कि जब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर उन लोग का जो फाइनल सेटलमेंट होगा वो किस तरह से करेंगे, कोई बेस होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम कौन कौन से क्या कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट के रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, आप वहाँ देखेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।